हाँ वही हुआ, जर्म लेयर। चलो ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे, हाँ बैठ जाओ, मानव में प्रजनन। क्या पढ़ेंगे? मानव में प्रजनन। मानव एक प्रकार का एकलिंगी जीव है और इसका बॉडी हमेशा द्विगुणित होता है और इसका गैमेट्स हमेशा अगुणित होता है। मानव एक प्रकार क्या है? एकलिंगी जीव है। क्या है? मानव एक एकलिंगी जीव। हम लोग जनन पहले जान चुके हैं, जनन क्या है, अभी केवल मानव के बारे में जान रहे हैं। किसके बारे में? तब जानेंगे मानव में प्रजनन कैसे होता है। ठीक है, तो मानव क्या एक प्रकार का एकलिंगी जीव है। इसका शरीर क्या होता है? इसका शरीर डायप्लॉइड होता है, यानी कि द्विगुणित होता है। क्या होता है इसका शरीर? द्विगुणित का मतलब 2 और इसका गैमेट्स, इसका गैमेट्स क्या होता है? अगुणित होता है। ठीक है, मानव की बॉडी में कितने प्रकार के गैमेट्स? 2 प्रकार के, मेल के बॉडी में मेल गैमेट्स और फीमेल के बॉडी में फीमेल गैमेट्स। ठीक है, किसी का भी शरीर, किसी भी एकलिंगी जीव का शरीर या किसी भी जीव का शरीर हमेशा क्या होता है? द्विगुणित होता है और उसका गैमेट्स हमेशा अगुणित होता है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए, मानव की बॉडी में कितना क्रोमोसोम? मानव के बॉडी में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ा या 46। ठीक है, यहां तक सब कुछ समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। मानव में जनन होता है, उसमें कितने जीव भाग लेते हैं? 2 जीव। मानव में यदि जनन क्रिया होगा तो उसमें कितने जीव भाग लेंगे? मेल और नर और मादा। ठीक है, मेल का भी बॉडी डायप्लॉइड और फीमेल का बॉडी भी डायप्लॉइड। इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव इसका ऑर्गन क्या होता है? मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी। हिंदी में इसको अंडाशय कहते हैं और टेस्टिस को हिंदी में क्या कहते हैं? ब्रीस। ठीक है, मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है? टेस्टिस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी। टेस्टिस में क्या होता है? मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस, और टेस्टिस में किसका निर्माण होता है? मेल गैमेट्स स्पर्म का। किसका? मेल गैमेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? नर युग्मक। क्या कहते हैं? तो नर युग्मक क्या होता है? स्पर्म होता है, या हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, अब बताओ फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? ओवरी, यानी कि अंडाशय। तो फीमेल के बॉडी में फीमेल गैमेट्स बनेगा। फीमेल गैमेट्स क्या होता है? ओवम या ओवा भी कहते हैं या एग भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में आपको कहते हैं अंडाणु या अंड या अंडा भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका मेल के बॉडी में मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फंक्शन। तो पूछेगा मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या फंक्शन है? मेल गैमेट्स का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? मेल गैमेट्स क्या कहलाता है? शुक्राणु। तो नर के शरीर में यानी कि मेल की बॉडी में हमेशा और हमेशा क्या होगा? शुक्राणु जनन होगा, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। तो मेल के बॉडी में जो टेस्टिस में क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं?
शुक्राणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन। मेल के बॉडी में, टेस्टिस में शुक्राणु बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं, या इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। और फीमेल के बॉडी में अंडाशय से अंडाणु बनने की क्रिया को अंडाणु जनन क्या कहते हैं? अंडाणु जनन कहते हैं। ठीक है। या इसको oogenesis भी कहते हैं। क्या कहते हैं? oogenesis। यहां तक सबको समझ में आया? चलिए, अब मान के चलिए शुक्राणु जनन के बाद क्या हो गया? शुक्राणु तैयार हो गया। कौन तैयार हो गया? शुक्राणु। ठीक है, ये क्या है? आपका शुक्राणु। ठीक है। और ये क्या है? ओवम है। ठीक है, अंडाणु। शुक्राणु जनन के बाद किसका निर्माण हुआ? शुक्राणु का। और अंडाणु जनन के बाद किसका निर्माण हुआ? अंडाणु का। ठीक है। शुक्राणु जनन क्रिया मेल के बॉडी में और अंडाणु जनन क्रिया फीमेल के बॉडी। अब ये दोनों तैयार हो गया। ठीक है। अब क्या होगा? दोनों का एक जगह फ्यूजन होगा, संलयन होगा। ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि स्पर्म में गति होता है, स्पर्म में गति करने की क्षमता होती है, लेकिन अंडाणु में ज्यादा गति करने की क्षमता। बस ये क्या होता है? ओवरी से बाहर निकलकर एम्पुला के स्थान पर इसका इंतजार करता है। ठीक है। तो ये एक प्रकार का चलयमान स्ट्रक्चर है। शुक्राणु क्या होता है? चलयमान होता है। और अंडाणु जो होता है वो क्या होता है? अचलयमान होता है। मतलब नन मोटाइल होता है। सिर्फ सुनना है। ठीक है। अब देखिए, अब दोनों क्या होगा? एक दूसरे के नजदीक आएगा। क्या होगा? एक दूसरे के नजदीक आएगा। अब देखो, शुक्राणु क्या हुआ? फीमेल के वेजिनल ट्रैक के द्वारा कहाँ गया? फेलोपियन ट्यूब के स्थान पर आ गया। और किसके नजदीक आ गया? अंडाणु के नजदीक आ गया। ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ एक एंजाइम्स होता है, आपको बताए थे कल कि एक्रोसोम होता है। ये बहुत हार्ड लेयर होता है, बहुत मजबूत होता है। और इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? और यहाँ कौन सा एंजाइम्स रहता है? लाइसिन एंजाइम्स रहता है। ठीक है। और जैसे ही क्या होता है, ओवम के पास आता है, तो यहाँ से क्या करता है? वो एंजाइम्स को छोड़ता है और ओवरी के या ओवम के दीवार को क्या करता है ये? और इसके अंदर जो केंद्रक है उसका ट्रांसफर हो जाता है। किसके अंदर? इसके अंदर। और इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? तो यहाँ क्या हुआ? शुक्राणु का केंद्रक और अंडाणु का केंद्रक एक जगह क्या हो गया? मिल गया। इसी क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? निषेचन कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आया समझ में? हम्म? अब देखिए, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, आप लोग को फर्टिलाइजेशन के बाद बताओ क्या निर्माण होता है? ये जो नया स्ट्रक्चर बन गया, ये क्या बन गया? क्या बन गया? या इसको युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? युग्मनज कहते हैं। जाइगोट या युग्मनज। अब बताओ, ये एक ही सेल है। अभी क्या है ये? अभी सेल में विभाजन नहीं हुआ। एक ही सेल है, लेकिन केंद्रक कितना है? तो बताओ ये कौन सा होगा? डायप्लॉइड या हैप्लॉइड? अगुणित या द्विगुणित? क्या होगा नेहा? ठीक से बैठो। क्यों होगा द्विगुणित?
एक ही सेल है तो द्विगुणित कैसे हो गया? हाँ, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितना हो गया? 2 सेट हो गया, 46 हो गया। इसी कारण जायगोट हमेशा कितना होता है? 2n का होता है, यानी कि डायप्लॉइड या द्विगुणित होता है। ठीक है, अब जैसे ये फर्टिलाइजेशन हुआ, अब इसमें क्या शुरू होगा? विखंडन शुरू होगा या कोशिका विभाजन शुरू होगा। क्या होगा? हाँ, अब देखिए ये एक सेल और 2 केंद्रक इसमें है। ठीक है, अब ये दूसरा स्टेप में क्या हो जाएगा? दो सेल बन जाएगा, दोनों सेल अलग हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। फिर कितना सेल? 4 सेल का बन जाएगा। फिर कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर कितना सेल का हो जाएगा ये? 16 सेल का। फिर कितना होगा? बोलो सुशांत, कितना होगा? अभी कितना है ये? 8। अब इसमें कितना होगा? 16 सेल हो जाएगा। कितना हुआ? चलिए सपोज दैट मान के चलिए इसमें कितना सेल हो गया? 16। अब 16 से कितना सेल होगा? 32 सेल स्टेज का हो जाएगा। और जब जायगोट विखंडित करके 32 सेल का हो जाता है तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? इसमें कितना सेल हो गया? 32 सेल हो गया। कितना सेल? ये अवस्था क्या कहलाएगा? बाद कितने सेल का होगा? 64 सेल का हो जाएगा ये। तो हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी क्वेश्चन पूछा है, बता रहे हिंदी में क्या कहते हैं। तो 32 सेल से कितना सेल स्टेज आ गया? 64 सेल स्टेज। ठीक है, तो बताओ इस क्रिया को करने में कितना दिन लगा? 1 दिन, 2 3 4 5 6 और 7वां दिन क्या हुआ? 6 से 7 दिन के बाद सिंगल सेल जायगोट से बहुकोशिकीय संरचना, मतलब जिसमें कई सारे सेल, कितने सेल? 64 सेल का निर्माण हुआ। जब 64 सेल का निर्माण हो गया तब ये गति करते करते कहाँ आ गया? गर्भाशय की दीवार में, यूट्रस की दीवार में क्या हुआ? ये प्रतिरोपित हो गया, मतलब इम्प्लांट हो गया। किस सेल स्टेज में? 64 सेल स्टेज में। जब ये 64 सेल स्टेज का हो गया तब ये कहाँ गया? गर्भाशय की दीवार। कल आप लोग को सिस्टम बताए थे, इस प्रकार का सिस्टम होता है। ये नली क्या कहलाएगा? फैलोपियन ट्यूब नली। ठीक है, तो मान के चलो यहाँ निषेचन हुआ। ठीक है, ये आपका गर्भाशय की दीवार है। यहाँ से ये क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ते 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 कहाँ आएगा? ये गर्भाशय की दीवार, यूट्रस की दीवार में, यहाँ ये प्रतिरोपित होगा। इस फर्टिलाइजेशन जहां हुआ वहां से ये गति करते गया, आगे बढ़ते गया और सेल में भी क्या हो गया? विभाजन होते गया। सेल में क्या हो गया? विभाजन होते गया और ये कहाँ प्रतिरोपित हो गया? यूट्रस में। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विखंडन। क्यों कहते हैं विखंडन? क्योंकि इसमें सेल का क्या हुआ? विखंडन हुआ। 1 से 2, 2 से 4, इसी प्रकार कितना सेल स्टेज, और इसमें कितना दिन लगा? 6 से 7 दिन लग गया। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। अब देखिए विखंडन के बाद क्या होता है, अभी जस्ट बताए। विखंडन के बाद होता है प्रतिरोपण। क्या होता है? ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, और वो 64 सेल स्टेज का जो है बहुकोशिकीय संरचना, वो किसकी दीवार में आके मिल गया है? इस दीवार में गर्भाशय के सबसे अंदर वाला लेयर। किस लेयर में? अंदर वाला लेयर क्या कहलाता है? एंडोमेट्रियम।
इंडोमेट्रियम। अंतः गर्भाशय भित्ति, क्या कहते हैं हिंदी में? अंतः गर्भाशय भित्ति। तो वो बस 64 सेल का जो संरचना था वो कहाँ गया? गर्भाशय की दीवार से जुड़ गया। और इस जुड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन हिंदी में कहते हैं प्रतिरोपण या अंतररोपण भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अंतररोपण भी कहते हैं। समझ में आ गया? तो निषेचन के कितने दिनों के बाद? 6 से 7 दिनों के बाद वो संरचना कहाँ आ जाता है? मदर के यूट्रस में, गर्भाशय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अब गर्भाशय में जब पहुंचा तो वो क्या होता है कि मदर का जो गर्भाशय की दीवार है, कल बताए तो वो पहले से तैयारी करके रखता है ना। यदि निषेचन नहीं होता है तब क्या होता है? कल बताए थे क्या होता है? सुसाइड हो जाता है। और जो तैयारी वहां चल रहा था वो सारे स्ट्रक्चर टूट टूट कर उसका सभी सेल डेथ हो जाता है। और क्या होता है? ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकल आता है। ठीक है, लेकिन आज बता रहे हैं कि यदि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब क्या होगा। तो क्या हो गया? पहले स्टेज में वो गर्भाशय की दीवार से जुड़ गया। अब क्या होगा कि उसी गर्भाशय की दीवार से एक रचना का निर्माण होगा, एक पाइप के जैसा संरचना बनेगा और उस भ्रूण से जाके कनेक्ट होगा। उसको हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा। और प्लासेंटा बनने की क्रिया को कहते हैं प्लासेंटेशन। क्या कहते हैं? प्लासेंटेशन। तो प्रतिरोपण के बाद क्या होगा? अगला नंबर प्लासेंटेशन होगा। प्लासेंटेशन, अपराग का निर्माण। किसका निर्माण? ठीक है, तो जो आपका भ्रूण आया, ठीक है, उस भ्रूण में इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर होता है जो क्या होता है? मदर के गर्भाशय से जुड़ा रहता है। इसी रचना को हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा, या हिंदी में क्या कहते हैं? इसी अवस्था में रहता है भ्रूण। और जब प्रसव होता है, डिलीवरी होता है, इसी मतलब पहले उसका हेड पार्ट ही बाहर निकलता है। देखा तुम लोग कभी प्रसव कराते हुए? चलो नहीं देखा तो दिखाएंगे अभी। यहां तक समझ में आया? बोलो। तो उसका इस पोजीशन में रहता है और ये प्लासेंटा कहाँ से जुड़ा रहता है? मदर के गर्भाशय से, यूट्रस की दीवार से। ठीक है, और यहीं से इसका सारी क्रियाएं होती है। पोषण भी होता है, उसका श्वसन गैस का भी आदान प्रदान होता है। क्या बताइए, इस फीटस में फेफड़ा होगा? 8 महीना 9 महीने में फेफड़ा बन जाता होगा। तो क्या वो खुद से सांस लेना शुरू करता है? तो हाँ, उसके जो बॉडी में जितना भी CO2 जाएगा या ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान होगा वो इसी ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा होगा। तब तक उसका बच्चा का फेफड़ा सांस नहीं लेगा। फेफड़ा का निर्माण हो गया है लेकिन वो अंदर में नॉन फंक्शनल है, मतलब वो वेट कर रहा है कि कब वो बाहर निकलेगा तब वो पहली बार सांस ले पाएगा। अंदर में वो सांस भी नहीं लेता है। मदर जो सांस ले रहा है, जो ऑक्सीजन मदर ग्रहण कर रहा है, उसी के ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा उसके बच्चों को भी क्या जा रहा है? ऑक्सीजन जा रहा है, उसी ब्लड के सर्कुलेशन के द्वारा। समझ में आया आपको? तो बच्चा का जो फेफड़ा होता है वो भी अंदर में क्या होता है? नॉन फंक्शनल होता है, निष्क्रिय होता है, वो काम करने योग। मान के चलिए यदि काम करने योग हो भी जाएगा, काम करेगा तो क्या होगा बताओ? क्योंकि आप सबको पता है कि बच्चा एक बैग में होता है। उस बैग को क्या कहते हैं? एमनियोटिक सैक या एमनियोटिक बैग। तो इस बैग में क्या रहता है भरा हुआ? एमनियोटिक फ्लूइड रहता है। तो मान के चलो कोई इंसान पानी में सांस ले पाएगा? यदि सांस लेगा जबरदस्ती क्या होगा?
पानी अंदर चला जाएगा, फेफड़ा में पानी चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि बच्चा कभी गलती से सांस लेने का कोशिश भी करेगा तो ये फ्लूइड उसके नाक में क्या होगा, चल जाएगा। ठीक है, और इसी फ्लूइड में बच्चा का स्टूल भी है और यूरिन भी है। बच्चा जितना भी यूरिन त्याग कर रहा है, मतलब पेशाब कर रहा है या पैखाना कर रहा है, वो सब इसी बैग में है। तो बताओ, बच्चा को जानबूझ के भी सांस लेने का मन करेगा? यदि उसका मम्मी कहेगा आज तुम सांस ले लो एक बार, फिर भी वो सांस ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि मतलब कितना गंदा पदार्थ वहां है ना। चलिए, ये बैग कभी फटते हुए देखें आप लोग? चलो आज सब दिखाते, तुम लोग बहुत अनजान है। यहाँ तक सबको समझ में आया? तो जब गर्भ में प्रतिरोपण होता है तो उसके बाद क्या होता है, प्लासेंटा का निर्माण होता है। ठीक है, अब प्लासेंटा का निर्माण हो गया, अब क्या होगा जल्दी बताओ। हाँ, वेरी गुड। अरे भाई चलो, चलिए अब हम लोग जाके पढ़ेंगे ऑर्गोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस। अब देखिए उसमें क्या होता है कि जब प्रतिरोपण हो गया तो उसको पोषण मिलना शुरू हो गया। ठीक है, तो पोषण जब मिलने लगा तो क्या होगा, उसके सभी अंग का निर्माण होगा। ठीक है, हार्ट का होगा, लंग्स का होगा, लीवर का होगा, किडनी का होगा, और प्रत्येक बॉडी पार्ट्स का निर्माण होगा। कुछ कुछ बच्चों में तो बाल का भी निर्माण हो जाता है गर्भाशय के अंदर ही। कुछ बाल कुछ मात्रा में होता है, लेकिन किसी किसी का पूरा तुम्हारा इतना बड़ा हो जाता है। तो गर्भाशय के अंदर जो फीटस का जो अंग का निर्माण हो रहा है, उसी क्रिया को क्या कहते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस, अंग निर्माण कहते हैं। समझ में आया? और अंग निर्माण के बाद बॉडी क्या होता है, उसका पूर्ण रूप से डेवलप हो जाता है। ठीक है, मतलब इतना डेवलप हो जाता है कि बाहर में वो खुद से काम कर सकता है। बाहर में उसका लीवर काम कर सकता है, बाहर में उसका किडनी काम कर सकता है, बाहर में उसका लंग्स काम कर सकता है। वो पूर्ण रूप से क्या हो गया, डेवलप हो गया। क्या हो गया, विकसित हो गया। ठीक है, अब क्या होगा बताओ, अब प्रसव होगा, परचुरेशन होगा ना। तो सबसे लास्ट में जो क्रिया होती है वो क्या कहलाता है, परचुरेशन। प्रसव। तो पूर्ण रूप से विकसित, डेवलप, मैच्योर बॉडी गर्भ से बाहर निकलता है, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है। गर्भाशय है ये। ठीक है, और क्या हुआ, बेबी पूर्ण रूप से डेवलप हो गया। ठीक है, टॉल मैन है, और इसका गर्भ से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, परचुरेशन कहलाता है। ठीक है, और परचुरेशन के क्रम में दर्द भी होता है, पेन भी होता है। उस पेन को क्या कहते हैं, डिलीवरी पेन या लेबर पेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रसव पीड़ा, हिंदी में कहते हैं इसको। कहा जाता है कि प्रसव पीड़ा में बहुत ऐसी माँ होती है जिसकी जान भी चली जाती ना। प्रसव पीड़ा के दौरान कहा जाता है कि जितना इंसान का सहने योग्य दर्द है, उससे दोगुना दर्द प्रसव पीड़ा में होता है। जितना दर्द में इंसान का डेथ हो सकता है, उससे दोगुना पेन प्रसव के दौरान होता है। लेकिन फिर भी गॉड सिस्टम ऐसा दिया कि फिर भी क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी या सही सलामत बच्चे का जन्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन आजकल क्या होता है, अधिकतर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता है। अधिकतर क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता है, वो किसी न किसी सर्जन के माध्यम से होता है, सर्जरी के माध्यम से। ये सर्जरी भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला सर्जरी वो होता है, ये इसका जो वेजिनल एरिया है, सर्विक्स का एरिया है, ये इसका यहाँ आप लोग को बताए थे ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स काम करता है। ठीक है, जिस समय प्रसव होता है उस समय हमारे पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन स्रावित किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। वो हार्मोन्स क्या करता है, यहाँ जितने भी बोन है, इस बोन का नाम है पेल्विक बोन, कमर,
पेल्विक मतलब क्या होता है? कमर। कमर के बोन को हम लोग कहते हैं पेल्विक बोन, और वो भी जो पेल्विक बोन होता है उसका नाम है प्यूबिस। क्या नाम है? प्यूबिस वर्ड से ही यहाँ जो हेयर्स होता है उसको कहते हैं प्यूबिक हेयर्स। प्यूबिक वर्ड से ही, मतलब प्यूबिस वर्ड से ही लिया गया। खैर छोड़ो, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो जो यहाँ प्यूबिस बोन है, प्यूबिस बोन में भी 3 पार्ट होते हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ठीक है। ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन स्रावित होता है वो बोन फ्लेक्सिबल हो जाता है। क्या होता है? मतलब लचीला हो जाता है, फैलने योग्य हो जाता है, मतलब उसको हम फैला सकते हैं। ठीक है। किस हार्मोन के द्वारा वो फैलता है? ऑक्सीटोसिन। लेकिन जिस मदर में क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का सेक्रेशन अधिक मात्रा में नहीं हो पाता है, नीरज क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन सेक्रेशन अधिक मात्रा में नहीं हो पाता, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, तो क्या होता है, ये नहीं फैल पाता है। ठीक है। जिसके कारण नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता है। तब इस एरिया में छोटा सा एक सीजर लगाया जाता है, छोटा सा एक कांटा लगाया जाता है, थोड़ा सा काटा जाता है उसको। ठीक है। तब उसको क्या करता है, नॉर्मल डिलीवरी करवाया जाता है। लेकिन जिस मदर का बिल्कुल भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित नहीं हुआ, ठीक है, बिल्कुल भी उसका नॉर्मल डिलीवरी होने का कोई चांस नहीं है, तब एब्डोमिनल के रीजन में, गर्भाशय को इस रीजन में ऑपरेशन किया जाता है और इसी स्थान से बच्चों को डायरेक्ट ऊपर की ओर, बाहर की ओर निकाला जाता है। मतलब पेट की रीजन में एब्डोमिनल को काट के निकाला जाता है। समझ में आया? ये होता है सर्जन के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा जो डिलीवरी होता है। समझ में आया? इस प्रकार से जनन की क्रिया किसमें होती है? मानव में। तो ये था आपका मानव में जनन की क्रिया का इंट्रोडक्शन। ठीक है। क्या था ये? इंट्रोडक्शन। अब आप लोग को बताते हैं पूरा डीप में कि कहाँ गेमेट्स का निर्माण होता है, कहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, कहाँ क्या होता है।